वेलकम टू माय शो सर। आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। तो सर 20-25 साल पहले जब गुरुकुल में कैरियर शुरू किया था तो क्या सोचा था कि इस मुकाम तक पहुंचेंगे, राज्यपाल बनेंगे? मैं 1981 में 21 वर्ष की मेरी आयु थी जब मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र में प्रधानाचार्य बना, और उस समय से लगातार उसमें बहुत संघर्ष किया, क्योंकि वो संस्था कोई सरकारी अनुदान से नहीं चलती थी। सामान्य बहुत गरीब परिवार के बच्चे वहाँ आते थे। उनके लिए मैं गेहूं चावल गांव-गांव जाकर के इकट्ठे करता था। दिन में बच्चे पढ़ाता था और रात को गलियों में घूम के मैं लोगों से दान लेता था। और वो संस्था जिसमें 50-40 बच्चे होते थे, बहुत टूटे फूटे से भवन थे, लेकिन ईश्वर कृपा रही, प्रयास किया। आज उस संस्था में 19 स्टेट्स के 1600 विद्यार्थी रेजिडेंशियल रूप से पढ़ते हैं। जहां कोई अपने बच्चे नहीं भेजता था, उस गुरुकुल में इस एक साल में जो अब चल रहा है, इसमें 17 बच्चे मेरे एनडीए ज्वाइन कर चुके हैं। 9 बच्चे नीट में गए, 7 बच्चे आईआईटी में गए, 4 आईआईएम में गए और 8-9 बच्चे एनआईटीज में गए। और हर वर्ष ये स्थिति वहां की रहती। आपने जो प्रश्न किया, दूर दूर तक भी स्वप्न में भी मैंने कभी सोचा नहीं। कारण उसका ये था चंद्रा साहब कि न तो मैं कभी किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य रहा, न किसी राजनीतिक मंच पे मैं कभी गया, न मैंने कभी इच्छा पाली। मेरा काम केवल एक शिक्षक का था। बाकी समय बचता था मैं गांव में युवा पीढ़ी में निर्व्यसनी कैसे बने उस दिशा में काम करता था। वृक्षारोपण का काम करता था, जल बचाने का करता था, बच्चों में योग की विद्या का प्रचार करता था। और बाद में प्राकृतिक खेती की ओर मेरा रुझान किसी कारण बना था, वो मैं काम करता था। इस बीच में कैसे मेरे को यहाँ बुलाया, मेरे को अब तक इसकी जानकारी नहीं। सबसे पहले कैसी सूचना आई कि आप गवर्नर बना दिए? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मैं एक डीएवी गर्ल्स कॉलेज है यमुनानगर हरियाणा में, उसके नए सत्र का उद्घाटन था। तो उन्होंने बेटियों में मेरा एक लेक्चर करने के लिए मुझे बुलाया। मैं वहाँ वो लेक्चर दे रहा था तो मेरे जेब में टेलीफोन की घंटी बजी, मैंने उसको साइलेंट कर दिया। बार बार बजती रही क्योंकि वाइब्रेशन हो रही थी। मैंने उसका ध्यान नहीं दिया, अपनी बात खत्म की। और उसके बाद प्रिंसिपल मेरे को अपने कार्यालय में ले गए जलपान के लिए, वो कर लिया। और मैं अपने गाड़ी में बैठ के और गुरुकुल की ओर चला तो 1 घंटे का रास्ता था कुल मिला के। वो घंटियां बार बार आई तो मैंने स्विच ऑन किया, तो उसमें किसी सज्जन का फोन था जो मैं उनको नहीं जानता था कि आपको बधाई हो। मैंने पूछा, भाई जी किस चीज की बधाई? कि आप तो हिमाचल के गवर्नर बना दिए। तो मैंने उत्तर दिया उनको कि मैं ही आपको मिला मजाक करने के लिए। ये शब्द मैंने बोला। उसके ठीक 2-4 मिनट बाद फिर दूसरी घंटी बजी, सेम उन्होंने ये शब्द बोले। मैंने कहा अच्छा दोनों मिल करके मजाक कर रहे हो। तो फिर तीसरी घंटी बजी और उससे पहले भी आ चुकी थी। वो एक एज्ड व्यक्ति थे, ओपी गोयल उनका नाम था, अभी नहीं है, लगभग 85 उनकी आयु। मेरे गुरुकुल में वो दान देते थे, सहयोग करते थे। तो उनका फोन आया तो मैं थोड़ा गंभीर हुआ। मैंने कहा उनको, सेठ जी
देश बहुत बड़ा है, मेरे नाम के बहुत लोग हो सकते हैं, और कोई होगा, हम यहाँ नहीं हैं। तो उन्होंने बेचारों ने सरलता से कहा अच्छा और कोई होगा, बात खत्म हो गई। और इस बीच में गुरुकुल आ गया। जब मैंने द्वार में प्रवेश किया तो वहां सैकड़ों लोग खड़े हुए थे माला लिए हुए। मैंने कहा तू स्वप्न देख रहा है या सचमुच में घटना है, मैं समझ नहीं पाया। और फिर पत्रकार बंधु आ गए, उन्होंने जब मेरे से चाहा कि आप इस पर कुछ बोलिए, तो मैंने कहा ना, मैं नहीं बोलूंगा। अब भी मेरे को विश्वास नहीं था। कारण था, ना तो मैंने कभी प्रयास किया, न मैं कभी किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा रहा, ना मेरी कभी इच्छा रही। मैं तो आज भी आश्चर्य करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी या शीर्षक नेतृत्व कैसे उन्होंने चयन किया, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। ये सत्य है। इसीलिए तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को पहचान है गुदली के लाल को उपयुक्त स्थान पे बैठाने की। तो सर, अब आप 9 वर्षों से गवर्नर हैं हिमाचल और गुजरात को मिला के। गुजरात का कार्यकाल समाप्त हो गया, कई कार्यकाल समाप्त होते रहेंगे, कोई नया नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं। आप, ऐसा लगता है मोदी जी के साथ साथ आप भी अनवरत हैं गुजरात में। एनी हाउ, तो इन 9 वर्षों में आपका अनुभव राजभवन में कैसा रहा? क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि राजभवन एक सिविल कारावास है या जेल है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। आपको कैसा महसूस हुआ इन 9 साल में? निश्चित रूप से मेरे लिए इस प्रकार का पद जो संभावित ही नहीं था, तो मेरे लिए एक चैलेंज था, चुनौती थी। लेकिन ईश्वर की कृपा रही कि मैं काम अनथक होकर के करता रहा, और वो मेरा स्वभाव था। हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर शशिकांत जी हमारे बीच में बैठे हैं। ये मेरे बड़े एडवांस ही मेरे संपर्क में आ गए, और इनको मैंने अपना एडवाइजर लगाया। इनका इतना बड़ा सहयोग मेरे साथ रहा कि ये दोनों ही पार्टियों को जानते थे, अपोजिट को भी और जो उस समय शासन में थी। तो इनका जो अनुभव थे, पत्रकार थे, प्रोफेसर थे, तो इनका बड़ा मार्गदर्शन मिला। उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी, राजा वीरभद्र जी मुख्यमंत्री थे, बड़े पुराने अनुभवी, 60 साल का उनका जीवन था। राजनीति का उतनी मेरी आयु भी नहीं थी, लेकिन इनके सहयोग से इतना तालमेल, कभी मेरा विवाद नहीं हुआ। वाह। और लगातार हर क्षेत्र में प्रदेश को हम आगे बढ़ाते रहे। एक ताली तो शशि जी के लिए होनी तो चाहिए। मेरा वहां मैंने अभियान चलाया काम का। वहां नशे में युवा पीढ़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी, तो डॉक्टर साहब का सहयोग मिला, लोगों को जोड़ा, हमने नशा मुक्ति का अभियान चलाया। वहां वृक्षारोपण के समय वो अभियान हम चलाते थे। और स्वच्छता अभियान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक नई सोच दी थी, तो मैं जो काफिला मेरा चलता था अपना गाड़ी का, एक गाड़ी में मेरी में झाड़ू, फावड़े और सामान होता था स्वच्छता का। जहां भी मैं जाता लगता या गंदगी है, उतरता और शुरू हो जाता। गांव में कई बार मैं घुसता तो मेरे को देख के लोगों में इतनी उत्सुकता जागती थी, महिलाएं आ जाती, बच्चे आ जाते, झाड़ू लगाते और सारे जुड़ जाते थे। और मेरे को याद है उन सालों में हिमाचल प्रदेश देश में स्वच्छता में प्रथम स्थान पे आया था। तो इस ढंग का कार्यक्रम, और उसी के साथ प्राकृतिक खेती। उन दिनों में अपने गुरुकुल के खेतों में एक्सपेरिमेंट कर रहा था, पूर्ण सफल में नहीं हुआ था। इसलिए मैंने पहले 2 साल, जब तक मैं खुद सफल ना हूं, औरों को मैंने नहीं बताया। लास्ट के 2 साल मेरे जो थे, उस समय मैं पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती में समझ पाया था कि एक सफल मिशन है।
इससे पर्यावरण भी बचेगा, धरती माता का स्वास्थ्य भी बचेगा, भूमिगत जल भी बचेगा, जल की शुद्धता भी बचेगी, देसी गाय माता भी बचेगी क्योंकि उसके बिना ये खेती संभव नहीं है, किसान भी बचेगा, और जो पूरा राष्ट्र का उपभोक्ता है आज जो सारा जहर खा रहा है, स्लो पॉइजन, हर चीज में यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, आज तो माँ के दूध में भी यूरिया मिल रहा है, पशुओं के दूध में है। तो ये सब कुछ एक चुनौती थी। मैं इसमें गुरुकुल में अपने खेतों में सफल हुआ, तो मैंने हिमाचल प्रदेश में लास्ट के 2 साल में अभियान चलाया और गांव-गांव में मैं जाता था, छोटे छोटे गांव थे, किसानों को इकट्ठा करता। 180 एकड़ जमीन में आप कुछ करते थे वहाँ, मैंने पढ़ा कहीं जी। 180 एकड़ जमीन में आप एक्सपेरिमेंट करते थे, हाँ, रिसर्च करते 180 एकड़ गुरुकुल की जमीन में। तो जब सफल हुए तो मैंने हिमाचल में छोटे छोटे किसानों को शुरू किया और 2 ही साल में 50,000 किसान हमने खड़े कर दिए। और इस समय हिमाचल में लगभग 2.25 लाख किसान प्राकृतिक खेती करते हैं। कोई पंचायत ऐसी हिमाचल में नहीं जिसमें प्राकृतिक खेती ना होती हो। बहुत अच्छा एक वातावरण बना। सर, आप प्रधानमंत्री के करीब कहे जाते हैं, अहमदाबाद और दिल्ली में चर्चा रहती है, तो पहली बार नरेंद्र भाई की निगाह आप पे कब पड़ी, कब मुलाकात हुई जीवन में? सच्चाई ये है कि गवर्नर बनने से पहले मैं कभी भी प्रधानमंत्री जी को मैंने देखा नहीं, साक्षात रूप में कभी मैं मिला नहीं। माननीय अमित शाह जी से कभी मैं मिला नहीं, कभी सीधा साक्षात्कार हुआ नहीं, ये सच्चाई है। गवर्नर जब मेरे को बना दिया और उसके बाद कटसी कॉल के लिए मैं गया तो पहली बार मैंने उनके दर्शन हुए थे, पहली बार मैं मिला था, उससे पहले कभी नहीं मिला। और ये अनुभव मैंने अपना नहीं देखा, तो मेरा 9 साल का अनुभव हुआ। तो ये पद्मश्री, पद्म विभूषण, बड़े बड़े सम्मान, ऐसे लोग मेरे को मिले जो बेचारे पैर में चप्पल भी नहीं पहन पाते थे, रात दिन अपना काम करते थे, कभी उन्होंने सोचा नहीं हमें सम्मान मिलेगा। पहली बार सैकड़ों लोग मेरे परिचय में ऐसे हैं। इन 9 साल में मैंने ऐसे लोगों को जैसे मैं था वैसा देखा। बहुत बढ़िया। कभी नहीं सोचा कि इन लोगों को सम्मान मिलेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक अलग सोच रखते, इस राष्ट्र के प्रति उनका चिंतन अद्भुत चिंतन है। एक प्रधानमंत्री के रूप में आप उन्हें कैसे देखते हैं? मैं ये मानता हूँ, ओवरऑल एक नागरिक के रूप में, एक प्रधानमंत्री के रूप मैं ये मानता हूँ चंद्रा जी कि किसी राष्ट्र का ये सौभाग्य होता जब उसको ऐसे नर रत्न मिलते हैं। वो गुजरात में आते हैं, उनका अपना कोई घर नहीं है, कभी वो किसी बड़े होटल में कभी नहीं रुकते, राजभवन में एक छोटा सा कमरा उसमें ही वो रुकते हैं। और इस बीच में अनेक बार स्वाभाविक है कि मैं उनके संपर्क में आता हूँ, बातचीत होती, मैं उनके उठने को देखता हूँ, काम करने के तरीके को देखता हूँ। लगभग वो मेरे ख्याल में जो मैंने देखा है 4 घंटा सोते होंगे। राजभवन में कई बार 12-12 बजे तक तो वो मीटिंग ही लेते रहते हैं। मीटिंग का तरीका क्या है, 3-4 हॉल हमारे छोटे बड़े, एडवांस वहां लोग जिनसे बात करनी वो बैठे, दूसरे में बैठे, तीसरे में भी। वो सीधा एयरपोर्ट से आते हैं, पहले इस कमरे में पहला टाइम वहां मीटिंग लेते हैं, खत्म होती दूसरे में चले जाते हैं, उससे तीसरे में चले जाते हैं। मतलब पीछे से दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं जहां पूरा दिन उन्होंने काम किया, आते ही यहां जुड़ जाते हैं। तो जितने लोग मीटिंग्स में भी आते हैं, मिलते हैं, तो वो आश्चर्य करते हैं कि साहब को कितनी ईश्वरीय देन है।
ये महाकर्म योगी हैं। ये सामान्य व्यक्ति का काम इतना निरंतर अनथक काम करना, ये सामान्य व्यक्ति का काम नहीं। और हर क्षेत्र में भारत का कोई ऐसा विकास का क्षेत्र नहीं है जिसमें उनकी गहरी पकड़ना और छोटी छोटी चीज को वो इतनी बारीकी से एक प्रधानमंत्री देखता होगा, पर मैं सोच ही नहीं सकता। एक बार की घटना, जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास चल रहे थे कुछ कार्यक्रम, मेरे को सौभाग्य मिला उनके साथ, मैं बिल्कुल साथ में था। साथ में हमारे प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री जी थे। वो हाथ में कॉपी पेन लिए हुए थे, क्योंकि हर 10 कदम पर एक निर्देश मिलता था। हम घूम रहे सड़कों पे, जहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, यहाँ ये बनाइए, वहाँ टूटी में पानी टपक रहा था, ये पानी व्यर्थ जा रहा, इस पर ठीक टूटी लगाइए। कहीं तार पड़े हुए थे ओपन, इसमें कोई नंगा हो सकता, बच्चे का पैर ठीक सकता, दुर्घटना हो सकती, इसको ठीक कीजिए। यानी कि देश का प्रधानमंत्री इतनी बारीकी से एक एक चीज को देखना और उसका निर्देश देना, ये एक अद्भुत, ये वही व्यक्ति कर सकता जो धरती से जुड़ा है। उन्होंने उस जीवन को जिया है जो बहुत बड़ी संख्या में लोग जीते थे। उनके दुख और दर्द को वो नजदीक से जानते हैं। इसी का परिणाम है कि आज भारत का 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। कई लोगों के लिए मकान बनाए जा रहे हैं, नल से जल भेज रहे हैं, महिलाओं की सुविधाओं के लिए, युवाओं के लिए, भारत का समग्र विकास, कहीं एयरपोर्ट बन रहे हैं, सड़कों का जाल बिछ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अद्भुत ढंग से भारत में विकसित हुआ। और इसके साथ विश्व में भारत की ऐसी प्रतिष्ठा आजाद भारत के बाद पहले किसी ने बनाई तो वो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो विश्व नेता के रूप में, सर्वमान्य नेता के रूप में सबके दिलों में सम्मान का भाव प्राप्त कर रहे हैं। ये उनका कर्मयोग, उनका निस्वार्थ देश सेवा और रात दिन अपने जीवन का पल पल राष्ट्र के लिए समर्पित, ऐसा मैं मानता हूँ। जब नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो गुजरात में बैठ के अमित शाह का जिक्र होता है। गृह मंत्री हैं, आप राज्यपाल हैं, कई बार उनसे इंटरेक्शन होता होगा। एक गृह मंत्री के रोल में आपने कैसे देखते हैं? उनसे भी मेरा परिचय गवर्नर के बाद ही हुआ, लेकिन मैं उनके कार्यों को बारीकी से देखता हूँ। वो बेहद गंभीरता से काम करते हैं और इतना गहन उनका अध्ययन, लोग उनको, मैं भी इतना नहीं समझता था, लेकिन उनके संपर्क में आने से पता लगा कि आप में भी शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, वो दोनों हाथों से बराबर लिखते हैं। अच्छा, हाँ, उन्होंने पुस्तक लिखी, दोनों हाथों से लिखते हैं। ऐसी प्रतिभा शायद आपको जानकारी नहीं होगी माननीय अमित शाह जी की। और वो काम जब करते हैं तो उसकी तह तक पहुंचते हैं, बीच में छोड़ने का उनका स्वभाव नहीं। और महान देशभक्त हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास आदि काल से अब तक बहुत गहनता से उनकी समझ है। कश्मीर 370 ये सब चीजें कभी से उनके मन में बैठी हुई चीज थी, जिनको पूरा किया। और आज मैं समझता हूं देश अंदरूनी रूप से, आप देखिए, जहां आए दिन बम ब्लास्ट होते थे, हर स्टेशन पे, बस अड्डे पे कैसेट चलती थी, सावधान रहिए, किस चीज को मत छूइए, ये बम हो सकता है। इन 10 साल में वो बम कहां चले गए? कितनी सुव्यवस्था, हम भूल जाते हैं लोग। लेकिन इस समय इतना बड़ा देश
और इतनी सुव्यवस्था से संभालना, और हमारे कितने प्रदेशों में नक्सलवाद आज वो अंतिम सांस पे। कश्मीर को कोई सोचता नहीं था इस रूप में हमारा हिस्सा मजबूती से बनेगा। तो पूरी राष्ट्रीय व्यवस्था को जितनी महीनता से और जितने सूझबूझ से वो निर्णय लेते हैं, वो अद्भुत क्षमता ईश्वर ने उनको दी। सर, आपको भी कुछ दिनों पहले ही अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ का चांसलर अपॉइंट किया गया है, तो क्या विजन है, क्या प्लान है उसका? गुजरात विद्यापीठ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा 1920 में स्थापित संस्था है। उसका मिशन था कि हम राष्ट्र के लिए समर्पित युवा तैयार करें, और जो ग्रामीण व्यवस्था थी जीर्ण शीर्ण, वहां ग्रामोत्थान का अभियान चले और देशभक्त भारतीय संस्कृति और कल्चर में जीने वाले युवा पैदा हों। जिस समय मेरे को जिम्मेदारी मिली उस समय मैं वहां गया, मेरा मन बड़े श्रद्धा भाव से मैं गया था कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है जिस विद्यापीठ को स्वयं महात्मा गांधी जी ने स्थापित किया हो और आजीवन उसके चांसलर रहे। उनकी मृत्यु के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे, उनसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे, फिर मोरारजी देसाई जैसे लोग। मैं कहा उस संस्था में तुझ जैसे छोटे व्यक्ति को सेवा का मौका मिलेगा, तो मैं बड़े श्रद्धा से वहां गया। लेकिन जाकर के मैं व्यथित हुआ, दुखी हुआ। इतनी गंदगी, इतनी अव्यवस्था मैंने जीवन में किसी संस्थान में पहली बार देखी। 7 दिन तक मैं और मेरी धर्मपत्नी झाड़ू फावड़ा लेकर, और यहां म्युनिसिपल कारपोरेशन लगभग हमने 400 टन से भी ज्यादा कचरा और गंदगी वहां से निकलवाई। 7 दिन में लगातार चला काम। वहां के शौचालय गंदगी का भंडार, बाथरूम गंदगी से भरे हुए, मैस में जाए वहां बड़ी गंदगी, बच्चों दीनहीन यूं बेचारे नीचे बैठ के इधर उधर टाइम पास करते थे, कोई स्तर जीवन शैली नहीं। मेरे को बड़ा दुख हुआ, लेकिन जिम्मेवारी मिली। ईश्वर कृपा से इस अल्पकाल में हमने पूरा सिस्टम बदल दिया। आज बच्चों में, अभी आपकी जानकारी के लिए, 1800 बेटे बेटियां, हमने अभी 15-20 दिन पहले 18,000 गुजरात के गांव में 7 दिन के लिए बच्चों को भेजा। 7 दिन मैंने उनको, और हमारे वाइस चांसलर माननीय हर्षद भाई पटेल, बहुत डेडिकेटेड और मेहनती व्यक्ति, हमने 7 दिन बच्चों को प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग दी। उनमें 90% बच्चे गांव के गरीब किसानों के बच्चे, आदिवासी क्षेत्र के बच्चे, उनको वहां ट्रेनिंग दिलाई, और सब बच्चों के लिए 18,000 गांव में जाने की व्यवस्था की। और वो बच्चे गांव-गांव में गए और उन्होंने किसानों के बीच में काम किया। और इस देश के अनेक प्रांतों के, भूटान के थे, नॉर्थ ईस्ट के थे, कोई बच्चा साउथ के थे। यहाँ कोई ऊंट की सवारी करता है, कोई हल पकड़ के चलाता है, कोई खेतों में गया। तो उन बच्चों के अनुभव सुनने वाले हैं। उन्होंने कहा हम जिंदगी में अक्षर ज्ञान भी पढ़ के ये नहीं सीखने वाले थे जो इन 7 दिन में सीखने को मिला। शशिकांत बता रहे थे कि 1200 करोड़ का बजट है इस विद्यापीठ का, तो उसका कुछ विजन, उसके लिए कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे आप, आएगा तो आपके पास? नहीं, वो अब बहुत अच्छा एक वहाँ कार्यक्रम जितने होते हैं, लोगों की अगाध श्रद्धा पैदा हो रही है। इस 1.5 साल में, इस साल 400 नए विद्यार्थी और बढ़े हमारे, एकदम एडमिशन हमारा बढ़ा हुआ। और वहाँ बच्चों में महात्मा गांधी का जीवन दर्शन, उनकी परंपराएं, उनकी सोच, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, गांव के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के भाव सोचना, इस पर मैं
कोई महीना होगा मैं नहीं जाता हूं। उस मिशन में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और गुजरात विद्यापीठ सही अर्थों में महात्मा गांधी के सपनों का विद्यापीठ दोबारा बनेगा, ये हमारा संकल्प है। बहुत अच्छा। मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे आपने, मुख्यमंत्री जी ने गुजरात में तय किया है कि अगले 5 साल में जितने किसान हैं गुजरात में उनको प्राकृतिक खेती पे ले आएंगे, तो क्या ऐसा कर पाएंगे? देखिए, मेरा तो एक विजन है और उस गति से मैं आगे बढ़ रहा हूं और मेरा सौभाग्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का इस प्राकृतिक खेती मिशन के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। जहां भी वो जाते हैं, किसानों में होते हैं तो प्राकृतिक खेती की बात करते हैं। वो गहराई से इस बात को जान चुके हैं कि भारत के लोगों का स्वास्थ्य हमारी पहली प्राथमिकता है। धरती माँ को बचाना ये आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है। जल नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दे के जाएंगे? तो इन सब बातों की वो बेहद चिंता करते हैं, किसान की आय की बहुत चिंता करते हैं। तो उनका हर बार यही हमारे लिए प्रेरणा रहती कि इस मिशन को आगे बढ़ाएं और प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल पूर्ण रूप से इस मिशन में जुड़े हैं। कृषि विभाग, और जानकर प्रसन्नता होगी, अब तक हम लगभग 10 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ चुके हैं। या हमारे बीच में खेडूत भी किसान बैठे, महात्मा प्रफुल्ल भाई सेंजलिया, ये पीत वस्त्रधारी साधु के रूप में ग्रस्त है, लेकिन ये एक टीम है जिसमें हजारों हजारों किसान मास्टर ट्रेनर बन चुके हैं, जो खेत मॉडल खेत बनाए हैं और वो अब किसानों को भी ट्रेनिंग देते हैं। हमने पूरे गुजरात को 5-5 गांव के क्लस्टर में बदल दिया और वहां एक एग्रीकल्चर विभाग का कर्मचारी और एक किसान, दोनों को हमने मास्टर ट्रेनर बनाया। और एक हमारी बहनें कृषि सखी, हमने अब ट्रेनिंग उनकी चल रही है। तो पूरे गुजरात में हर 5 गांव में 2 मास्टर ट्रेनर पुरुष, 1 महिला, इनको 5 गांव सौंप दिए। उनके अपने मॉडल फार्म होंगे, वहीं ट्रेनिंग चलेंगी और पूरे गुजरात को अगले 5 साल में मेरा विश्वास है कि हम बहुत बड़े हिस्से को जहर मुक्त बना पाएंगे और गुजरात के लोगों को जहर मुक्त और देश के लोगों को मिलेगा, ऐसा सोच है। मैंने सुना है कि आपने कहा है कि प्राकृतिक चिकित्सा बजट 0 बजट है, तो ये क्या कंसेप्ट है? प्राकृतिक खेती में चंद्रा साहब, इसमें किसान का लगता कुछ नहीं, क्योंकि इसमें एक देसी गाय चाहिए। ये जो भारतीय नस्ल की देसी गाय हैं, साहिवाल, थार पारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, कांकरेज, रेड सिंधी, ये मूल भारत की गाय। इन पे मैंने साइंटिस्ट बैठा करके रिसर्च कराई है और इस समय हमारी 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में भी रिसर्च है। आज ही हमारी 3 घंटे मीटिंग चली है इस कार्यक्रम से पहले, और उसमें रिसर्च आई है कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा सूक्ष्म बैक्टीरियाज हैं, कीटाणु, सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने का काम करते हैं। उसमें सैकड़ों प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु, जो धरती में केचुआ, अर्थवर्म, अलसिया जिसको गुजरात में बोलते हैं, वो 10 ही दिन में ऊपर आके काम करता है। तो इस प्राकृतिक खेती में केवल गाय चाहिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ चाहिए, थोड़ा दाल का बेसन चाहिए और 1 मुट्ठी मिट्टी, बस। इन चीजों के मिश्रण से जीवामृत, घनजीवामृत, बीजामृत हम बनाते हैं और जो बीमारियां आती हैं वो भी गोमूत्र, गोबर और नीम, धतूरा, आक, चिराता, गिलोय, जो जड़ी बूटियां खेतों में खड़ी, उन्हीं से वो बन जाती हैं। तो किसान गन्ने से गुड़ भी किसान बनाता है, दाल से बेसन भी किसान बनाता है,
गाय उसके घर की है, मिट्टी उसके खेत की है, बाजार में किसान ने जाना ही नहीं है। गांव का पैसा गांव में, शहर का पैसा भी गांव में। तो अपने आप प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत ये मिशन है, तो इसमें कुछ नहीं लगा। गाय को जो है आप अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानते हैं? गाय जो है प्राचीन काल से पूजनीय रही। पूजनीय का मतलब हमने धार्मिक रूप से सम्मान से इसलिए जोड़ा, मुझे भी नहीं पता था कि गाय इतनी गुणवान पशु है। जब से मैंने प्राकृतिक खेती की है, रिसर्च पे पाया, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट ने रिसर्च के बाद बताया कि देसी गाय का गोमूत्र खनिज का भंडार है, खेत के हर प्रकार की बीमारी को रोकने की अपार शक्ति है, और गोबर सूक्ष्म जीवाणु, जिनमें सैकड़ों प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु, जो आकाश में 78% नाइट्रोजन उसको लेते भोजन बना के पौधे को देते हैं। धरती में फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर का भंडार है, लेकिन ये तत्व जड़वत हैं, अपने आप पौधे का भोजन नहीं बनते। इन तत्वों से भोजन बनाने का काम ये गौ माता के पेट से निकले सूक्ष्म जीवाणु करते। ये हमने मार दिए। जितनी भी रासायनिक खाद हैं, दवाइयां हैं, जो हमारे भोजन बनाने वाले कर्मचारी थे, उन्हीं को मार दिया। तो इसका परिणाम धरती बंजर हो गई। इस समय सारे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.4 से नीचे है, और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बोलते हैं जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे है वो बंजर होगी नहीं, हो चुकी है। और इसी का परिणाम इस समय किसान भारी भरकम मात्रा में यूरिया, डीएपी यूज करता है, जबकि 60 के दशक में डॉक्टर स्वामीनाथन ने जब हरित क्रांति का प्रारंभ किया, चंद्रा साहब, उस समय 1 हेक्टेयर में 13 किलो नाइट्रोजन डालने का प्रावधान उन्होंने किया था। 13 किलो ओनली, यानी कि 2.5 एकड़ में 13 किलो यूरिया, डीएपी डालने का सिफारिश की गई थी। आज किसान 13 थैले 1 एकड़ में डाल रहा, और वो बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़े? क्योंकि जो बैक्टीरिया धरती का ऑर्गेनिक कार्बन देते थे, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते थे, वही मार दिए, इसलिए बढ़ रहा। इससे किसान की लागत बढ़ रही है, आय घट रही है, वो कर्जे में डूब रहा। ये उसका मुख्य कारण। तो कुल मिला के आप ये मानते हैं कि प्राकृतिक खेती एक मौन क्रांति है जो पूरे देश में बढ़ रही है, और आप इस क्रांति को प्रधानमंत्री जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर इसको आगे बढ़ा रहे हैं? जी जी। तो अब 1-2 आखिरी सवाल आपसे पूछने थे। मुझे एक मित्र ने बताया कि जीवन में किसी मोड़ पे जो है आप बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गए, तो प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक हुए। तो क्या था ये गंभीर मुद्दा? वो मेरा बड़ा पुराना इतिहास है। 1998 में जब मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र को चलाता था, वो मेरा गुरुकुल नहीं है, वो ट्रस्ट का है। मैं तो उसमें एज ए प्रधानाचार्य काम करता था, लेकिन मैंने प्रधानाचार्य रहते हुए उसको केवल नौकरी का साधन नहीं माना, मैंने उसको घर से भी ज्यादा महत्व दिया। जहां टूटे फूटे भवन थे, आज वहां 25 लाख स्क्वायर फीट एरिया बना हुआ है। वो सब लोगों से दान लेकर के किया। गेहूं चावल में दान में मांगता था, सरकारी अनुदान नहीं था, गरीब बच्चे पढ़ते थे उनको मैं बढ़ाता था। आज भी वहां मध्यम और उससे छोटे स्तर के बच्चे पढ़ते हैं जो इतने बड़े आगे बढ़ रहे हैं। तो बीमार कैसे हुए? बीमार होने का कारण चंद्रा जी, दोपहरी में लूएं चलती थी, मैं गली गली जाके गेहूं इकट्ठी करता था, मेरे को लू लग गई, उसमें बुखार हो गया। मैंने सोचा यदि तू इन लूओं में बुखार में घर में लेट गया तो लोग अनाज जो अपना रखते हैं रख के बाकी बेच देंगे, तेरे को कोई नहीं देगा, और बच्चे साल भर क्या खाएंगे गुरुकुल में पढ़ने वाले। तो मैं खुद ही क्रोसिन जैसी गोली खाता, फिर काम पे जुड़ जाता। हर 4 घंटे में क्रोसिन खाता, काम करता। ऐसे 4-5 दिन मैंने काम में लगा दिए, और उसका परिणाम
वो बुखार मेरा टाइफाइड में बदल गया, वो बिगड़ गया। मैं फिर एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, उन्होंने तेज एंटीबायोटिक दवाई दी। बुखार तो 10 दिन में कंट्रोल हो गया, लेकिन उनका साइड इफेक्ट होकर मेरी बड़ी आंत से ब्लीडिंग शुरू हो गई। उसका मैंने ध्यान नहीं दिया, जवान था। तो 84 केजी मेरा वेट था, तो 53 आ गया। जितने इलाज मैंने किए रोग बढ़ता गया। अंत में चलना फिरना मेरा बंद हो गया। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली, अपोलो दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़, मेरी वीडियो इंडोस्कोपी उन्होंने किया तो कहा ये 2 साल से ज़्यादा नहीं बच पाएंगे, इनकी आंतें खत्म हो चुकी हैं, हम उनको काट के बाहर निकालेंगे, यहाँ एक छेद करेंगे, थैली सी होगी, 1-2 साल जिएंगे, इससे ज़्यादा जीवन नहीं। तो ये स्थिति मेरी उस जरूरत से ज़्यादा काम करने से हुई। लेकिन जब सब जगह जवाब मिल गया, अंतिम मैंने निर्णय ले लिया, अब तेरा जीवन नहीं बचेगा। तो मेरे गांव में पिताजी ने, मेरा छोटा सा खेत था पैतृक, वहाँ एक मकान बना रखा था छोटा सा 2 कमरे का। तो मैं वहाँ जाके लेट गया, इस इंतजार में कि मौत कब आएगी, केवल मृत्यु के इंतजार में। मैंने कहा अब इलाज तो कहीं है नहीं। तो उससे क्या हुआ, एक प्राकृतिक चिकित्सक मेरठ के पास पांचली गांव में रहते थे, 94 साल उनकी आयु थी। वो बहुत अच्छे वैद्य थे। एक बार वो आए थे, मेरा काम देख के बड़े प्रसन्न होके गए और मेरे को अपनी लिखी हुई एक पुस्तक दे गए थे प्राकृतिक खेती की, ना उसकी प्राकृतिक चिकित्सा की। तो मैंने वो पढ़ी, उनके प्रति सम्मान भाव पड़ा। और 4 साल पहले आए थे मेरी बीमारी से पहले। तो मैं जब खेत में एक दिन आंख मेरी लग गई, और आंख लगी तो स्वप्न में मेरे को वो महात्मा जी दिखाई दिए और उन्होंने कहा बेटा तू क्यों दुखी हो रहा, मेरे पास आ जा, ठीक हो जाएगा। मेरी आंखें खुली तो मैं आश्चर्य में था, तू तो खेत में पड़ा है, ये तो स्वप्न था। लेकिन एक चिंतन आया, डूबते को तिनके का सारा। मैंने धर्मपत्नी को बुलाया, मैं कहा आप मेरी लाइब्रेरी में देखो, एक महात्मा जी आए थे, पुस्तक दे गए थे, उनका एड्रेस मेरे पास था नहीं, कोई टेलीफोन नहीं था, उन दिनों लैंडलाइन थी। तो पत्नी ने बहुत हिम्मत करके वो पुस्तक खोज ली 2 दिन में, उसमें उनका एड्रेस था। तो मैं उनके यहाँ गया, शाम को मैं पहुंचा। उत्तर प्रदेश में उन दिनों अव्यवस्था इतनी थी, दिन में भी लूट लेते थे। शाम को हम पहुंचे लगभग इस समय, तो जाके पता लगा स्वामी जी वहाँ है ही नहीं, वो उज्जैन में प्राकृतिक चिकित्सा का शिविर लगाने गए। मैंने कहा बुला भी लिया, मिले भी नहीं, अब तो तेरी मौत पक्की है। और जब मैं रास्ते में जा रहा था ना बंधुगण, मैं कितना कमजोर हो चुका था। भाई मेरे जीप रखते थे, अगली सीट पे बैठा, रास्ते में किसी ट्रक वाले ने किसी भैंस को टक्कर मार दी, वो बेचारी मरी हुई पड़ी थी रास्ते में। उसको देख के मैंने सोचा तेरा भी यही हाल होने वाला है कुछ दिन में। आगे गए तो एक मुस्लिम गांव था, कोई बुजुर्ग गुजर गया होगा तो उसका जनाजा निकल रहा था, लोग पीछे थे। तो मैं सोच रहा था कुछ दिन में तेरा भी यूं ही पीछे लोग जाएंगे। इतना वीक मैं हो गया था अंदर से। और जब वहां भी स्वामी जी नहीं मिले तो मैं इतना व्याकुल हुआ, भाई वापस चलो। तो उन लोगों ने कहा, वहां एक डॉक्टर थे, काशीनाथ उनका नाम, महाराष्ट्र के रहने वाले, उन्होंने कहा अब वापस मत जाओ, यहाँ तो दिन में लूट लेते हैं, आप तो रात में हैं, मेरी भाभी साथ थी, पत्नी थी, भाई थे, तुम अब मत जाओ, सवेरे जाना। तो उन्होंने रोक लिया। इस बीच में डॉक्टर काशीनाथ ने कहा आपको बीमारी क्या है, मैंने बताया। उन्होंने कहा इलाज तो मैं करता हूँ, स्वामी जी तो बताते हैं, आप चिंता क्यों करते। मैंने ऐसे लोग बहुत ठीक किए हैं, फिर भी मेरा मन नहीं माना। लेकिन ईश्वर कैसे कृपा करते हैं, इतनी देर में रात के 9 बज गए थे, यही दिन थे आजकल। तो उनके लैंडलाइन टेलीफोन की घंटी बजी और फोन था स्वामी जी का जो इलाज करते थे। तो पता लगा कि डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं।
तो मैं भी भाग लिया डॉक्टर साहब के साथ। उन्होंने बात की, मैंने कहा डॉक्टर साहब फोन मत काटना, मेरी भी बात कराना स्वामी जी से। तो उन्होंने बात करके मेरे को फोन दिया और मैंने अपना परिचय दिया। तो बूढ़े थे, 94 साल के थे, वो समझ गए, ओ बेटे मैं तो तेरे यहाँ गया था, तू काम का आदमी है। और ये मैंने कहा स्वामी जी मेरी यह हालत है और मैं अंतिम स्टेज पे हूँ। तो उन्होंने कहा बेटे मैं बूढ़ा हूँ, तुमसर जिला भंडारा महाराष्ट्र में पूरी सर्दी में वहां रहता हूँ, वहां प्राकृतिक चिकित्सा से लोगों का इलाज करता हूँ। उज्जैन से मेरा रिजर्वेशन हो चुका है, लेकिन मैंने कहा स्वामी जी आप नहीं आएंगे तो मेरा क्या होगा। बेटे तू चिंता मत कर, मैं रिजर्वेशन कैंसिल कराता हूँ और वापस आऊंगा। 3 दिन का कैंप और है उज्जैन मेले में प्राकृतिक चिकित्सा का। उन्होंने वो रिजर्वेशन कैंसिल कराया, वापस आए और रात के 12 बजे रेलवे स्टेशन पर उनकी गाड़ी गई, तांगा घोड़ा उनको लेने गए, वो आए और उन्होंने आके मेरे को चेक किया रात के 12 बजे 1 बजे। तो उन्होंने देख के मेरा पेट का यहाँ गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, मेरे को 21 दिन का जल उपवास दिया। यानी कि 84 केजी का वजन वाला व्यक्ति 53 का रह गया, शरीर में कुछ बचा नहीं। ऐसी स्थिति में 21 दिन उन्होंने केवल पानी पे मेरे को रखा और प्राकृतिक उपचार दिए। रोज वो हवन करते थे, किसी वेद के मंत्र पे मेरे से कहते लोगों को, और भी मरीज थे उनसे उपदेश दो। क्या मनोबल बढ़ा है उस व्यक्ति ने, 1 किलोमीटर पैदल मेरे साथ जाते, सैर भी मेरी कराते और मेरे इलाज करके अंदर से जितने विकार दोष मल इतने निकले कभी मैं सोच नहीं सकता। मैंने कहा मेरे में थे सब, मैं किए सभी में। और उन्होंने इतना प्योरीफाई ब्लड कर दिया, मेरे अंदर के जख्म हीलिंग होती गई और मैं स्वस्थ होता गया। और वहां मैं 3.25 महीने रुका। सवेरे वहां लाइब्रेरी से पुस्तक लेता, 3 महीने में मैंने सैकड़ों प्राकृतिक चिकित्सा की किताबें पढ़ी। मैंने फिर इसकी विधिवत डॉक्टरी की और गुरुकुल कुरुक्षेत्र में फिर हॉस्पिटल बनाया। लाखों लोग अब उसमें स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं, ऐसा हुआ। और सुनिए अंतिम बात, वही मेरी बीमारी, वही प्राकृतिक चिकित्सालय उस गुरुकुल के लिए वरदान बना, जहां मैं 10-10 किलो अनाज बच्चों के लिए इकट्ठे करता था। अब उस चिकित्सालय में शहर के बड़े बड़े सेठ बीमार आए और मैंने वो चिकित्सा से ठीक कर दी। उन्होंने मेरा काम देखा, जो मेरे को 10 किलो अनाज देता था वो 10 लाख रुपए देने लगे और वहाँ भवन बनते चले गए और वो रूप बन गया। ना मैं बीमार होता, ना हॉस्पिटल बनता, ना गुरुकुल का भव्य रूप बनता, वो बीमारी ही वरदान हो गई। और न इस पे बैठे होते और न जो है नरेंद्र मोदी को एक दूधी के लाल को सम्मानित करने का मौका मिलता। आप देखिए। तो सर थैंक यू सो मच, आप धरती पुत्र हैं, हमें सबको आप पे गर्व है और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत धन्यवाद चंद्रा साहब, आपका जीवन, आपकी विचारधारा और आपका राष्ट्र प्रेम, उसका मैं बहुत सम्मान करता हूं। और आपने जो आज एक विषय लिए उसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू और सो मच। भारत 24 के प्रति मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।